हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो है आपको गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे कंप्लीट। कई बच्चों का डिमांड था कि ज्योग्राफी के ऐसे लेक्चर्स नहीं आ रहे, तो गंगा नदी तंत्र, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडस, देन ब्रह्मपुत्र। ऐसे आपको नदियों के कुछ पार्ट्स को हम लोग पढ़ लेंगे। इससे फायदा होता है कि यहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आप यूपी दे रहे हो, चाहे बिहार दे रहे हो, बिहार टीचर दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, कोई भी आपको एमपी दे रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र को जानेंगे, है ना। उसके फिर आगे के वीडियो में अन्य नदियों को भी जानेंगे, और इस प्रकार से आपको हम लोग एक एक पार्ट कर कर नदियों को खत्म करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या क्या कवर करना है, तो सबसे पहले हम लोग को महत्व देखना है। जैसे गंगा नदी है तो हमें पता है कि हमारे लिए मतलब पूजनीय है ना, काफ़ी पूजा जाता है, देवी के रूप में भी इसको देखा जाता है। अन्य आर्थिक महत्व क्या है, पारिस्थितिकी महत्व क्या है, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद सोर्स पॉइंट क्या है भाई, उद्गम, सबसे इंपॉर्टेंट उद्गम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछते हैं और कई बच्चे यहाँ पर कुछ चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। उस कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फ्लो, कहाँ कहाँ फ्लो है, कहाँ कहाँ इसका प्रवाह होता है, कौन कौन से राज्यों में है, इसका तंत्र यानी यह कंप्लीट सिस्टम, यानी अगर मैं इसकी बात करूं कि कंप्लीट ये नदियां या इसकी सहायक नदियां किस किस देश को टच करते, तो वो भी कंप्लीट देखेंगे। इसके कुछ प्रमुख ट्रिब्यूटरी नदियों को देखेंगे, उनका मिलन स्थल कहाँ है, कहाँ मिलती है। जनरली क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है, रामगंगा कहाँ पर मिलती है, सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है, महानंदा कहाँ मिलती है, यमुना कहाँ मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र में गिरने से पहले किस नाम से जानी जाती है, और फिर इसके डेल्टा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये आपको हमारा सेशन रहेगा। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने से पहले आइए थोड़ा सा आपको भारत के संदर्भ में इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं मान लीजिए कि भारत है, चलिए मैप तो जबरदस्त तो नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल देख लेते हैं काम चलने भर। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको जनरली एक रेंज है जिसको आप लोग जानते हैं विंध्यन रेंज, है ना। इस रेंज को विंध्यन रेंज के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जो है नदियों का अलग तंत्र हम लोग देखते हैं, और इसके नीचे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां देखते हैं, पेनिसुलर रिवर्स देखते हैं। उत्तर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरली हम लोग हिमालयन नदियों के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें तीन तंत्र हैं बेसिकली। यहाँ पर एक आपको सिंधु नदी तंत्र है जो ऐसे आती है, देन आपको गंगा नदी तंत्र है, देन आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। क्लियर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यही तीनों तंत्र मतलब इनका सिस्टम, मतलब सिस्टम मतलब कि सभी ट्रिब्यूटरी, आप सब ट्रिब्यूटरी नदियां जो हैं आपको यहां पर आपको देखिएगा कि सिंधु नदी यानी इंडस जिसको हम लोग कहते हैं, इंडस, उसके बाद आपको उसकी सारी नदियों को देख लेते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। क्लियर। इसी को कहते हैं हम लोग गंगा नदी तंत्र, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, गंगा नदी तंत्र। और इसी को कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं। अगर ये तीनों कवर हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर अरावली वगैरह संबंधित, तो आपको कंप्लीट उत्तर भारत की नदियां हो जाती है। नदियां कुछ ऐसे होती है कि किसी एग्जाम में छोटी छोटी नदियां जो सहायक नदियां वो पूछ जाता है, वो जनरली वैसे क्वेश्चन होते हैं जो करेंट में आपको चलते, है ना। तो यही आपको बेसिक है। फिर इसके बाद जब हम प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं तो हम लोग देखते हैं पश्चिम की ओर फ्लो करने वाली, यानी वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली नदियां, एंड ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली नदियां कौन कौन सी। वेस्ट में कौन जा रही है नदियां, ईस्ट में कौन जा रही है, बे ऑफ बंगाल में कौन नदी गिर रही है ना, आपको अरब सी में कौन सी नदी गिर रही है, इन सभी चीजों को करेंगे। तो अगर आप नदियों को पढ़िएगा तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, ज्योग्राफी ऑलवेज मैप के हेल्प से पढ़ना चाहिए। मैप मतलब कि अगर एटलस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मान लो कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर गंगा का पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड से निकलकर आपको या झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए कहां पर बांग्लादेश में जाकर वहां पर फिर आपको वो बनाते हैं डेल्टा, तो आपको एक मैप पे देखो कि कैसे यह प्रवाह हो रहा है, इसका फ्लो कैसे है। अगर ज्योग्राफी को रटने का प्रयास कीजिएगा तो सफल नहीं हो पाइएगा, कुछ दिन रटिएगा फिर आपको छूमंतर हो जाएगा। इतिहास के साथ भी यही है, इतिहास भी कई बच्चे रट, देखो फैक्ट है वो तो रटना पड़ेगा। अब जैसे मान लो गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, वो तो फैक्ट है, वो तो रटना पड़ेगा। लेकिन जब आपको कंसेप्ट को भी रटना शुरू करते हैं ना, तो समस्या वहां पर आती है। क्लियर। तो रटना नहीं है, मैप से पढ़िए। जैसे आज मैं आपको गंगा पढ़ाऊंगा
तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ऐसे अन्य नदियों को भी आप पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं आपको ब्रह्मपुत्र, सिंधु वगैरह सभी नदियों को एक एक करके लाऊंगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो हमारा आज का सेशन है वो है गंगा। क्लियर? गंगा नदी तंत्र, सबसे पहले तो आप किसी नदी को देख रहे हैं तो उसका फ्लो देखना आपको जरूरी होगा कि वो बह कहां से रही है, कहां से उसका फ्लो चल रहा है। ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा नदी तंत्र है। अगर मैं बात करूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूं? सिस्टम, नॉट ओनली रिवर, इसका सिस्टम है। और इसके सिस्टम में सभी इसकी सहायक नदियां, उप सहायक नदियां, जिसको ट्रिब्यूटरी, सब ट्रिब्यूटरी कहते हैं, वो सभी आता है। तो आपको अगर पूरी सिस्टम की मैं बात करूं, अगर आप लोगों को बहुत क्लियर दिख रहा होगा, अगर मैं पूरी सिस्टम की बात करूं यहां पर कि कितने इसके सिस्टम में, तो देखिएगा कि आपको 1 सेकेंड, ये जो है आपको गंगा नदी का सॉरी प्रवाह है। ये जो रेड से देख रहे हैं गंगा नदी का है ना। लेकिन आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि यहां से कई नदियां बह रही हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां देखो आपको एमपी यूपी से भी डायरेक्ट आपको इससे नदियां जुड़ रही है या इनडायरेक्ट भी जुड़ रही हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां से भी देखो छोटा नागपुर की तरफ से, यहां से देखो, अब मैं कंट्री की बात करूं तो कंट्री की बात देखो तो सबसे पहले नेपाल से कई नदियां आकर जुड़ रही हैं, है ना। तिब्बत से कई नदियां जुड़ रही हैं, यहां से तिब्बत से भी जुड़ रही हैं। इधर देखिएगा तो आपको म्यांमार से भी आपको ये सब लोहित कह रहा हूं, यहां पर ब्रह्मपुत्र, तो लोहित जो है ब्रह्मपुत्र मिलती है, ब्रह्मपुत्र आगे जाकर किसमें? गंगा में। तो बांग्लादेश तो अपना है ही, बांग्लादेश में तो गंगा है ही, पद्मा के आपको। तो ये अगर ओवरऑल देखिएगा यहां पर, तो अगर कंट्री के बारे में पूछते हैं कि गंगा का संबंध किन कंट्रियों से है, या गंगा नदी तंत्र का संबंध, तंत्र अगर वर्ड आ जाए, सिस्टम आ जाए, चूंकि सिस्टम में आपको इसके सभी नदियां, ट्रिब्यूटरी, सब ट्रिब्यूटरी सभी होती है, तो आपको नेपाल भी आ जाएगा, भारत भी, भारत तो है ही, ठीक है, तिब्बत, चाइना जिसको वो करता है, बांग्लादेश, ये सभी आपको देश यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है, तो आप सोचिएगा कि गंगा का तो संबंध भारत से ही है, लेकिन वो क्वेश्चन में गंगा नहीं पूछ रहा है, पूरा उसका सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, पूरा सिस्टम देख रहे हैं ये, ठीक है। तो आइए, तो ये चीज समझ रहे होंगे। इसके बाद देखो यही नदी तंत्र है, तो कहां कहां से इसका संबंध है? तो तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश से तो इसका डायरेक्ट संबंध है। अगर बहुत दूर तक जाए, बहुत दूर तक जाए तो म्यांमार, लेकिन म्यांमार थोड़ा सा दूर हो जाता है। दूर कहने का मतलब है कि इधर से गंगा आ रही है, अब ब्रह्मपुत्र इधर से तीस्ता से मिलते हुए आपको आकर यहां पर मिल रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है ना, और लोहित इससे मिल रहा है, तो ये बहुत दूर का आपको कहेंगे तो म्यांमार, लेकिन म्यांमार से डायरेक्ट संबंध नहीं है। लेकिन नेपाल से तो कई नदियां निकल रही हैं, तिब्बत से आपको कई नदियां निकल रही हैं, और बांग्लादेश में तो इसका प्रवाह है ही, और भारत में तो इसका उद्भव भी है। तो गंगा का जो सोर्स पॉइंट है भारत है, लेकिन आपको जो इंड पॉइंट है भारत नहीं है, इंड पॉइंट बांग्लादेश। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है, और 2525 किलोमीटर, इसका किलोमीटर याद करने का बहुत आसान तरीका है, 25-25, है ना, ऐसे याद रखेगा, ऐसे ही पूछता है ये क्वेश्चन। अगर मैं राज्यों की बात करूं, अगर मैं तंत्र में राज्यों की बात करूं, देखो तंत्र है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और आपको दिल्ली। तो आप कहिएगा कि सर यहां पे गंगा कहां है? दिल्ली में, तो यमुना है, यमुना मिलती है ना। अगर मैं राज्यों के टच की बात करूं कि किस राज्य से डायरेक्ट बहती है, तो आपको उत्तराखंड से तो निकलती ही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के आपको बॉर्डर से टच करते हुए निकलती है, ठीक है। तो ये 5 जो है इस राज्य से डायरेक्ट बहती है, 1 2 3 4 5, और बाकी रूप से इसकी ट्रिब्यूटरी बहती है। तो तंत्र पूछे तो ये सभी राज्य आ जाएंगे, तंत्र पूछे तो ये देश आ जाएंगे, है ना। लेकिन नदी केवल पूछे तो भारत और बांग्लादेश आएगा, और राज्य में पूछे तो सिर्फ ये 5 राज्य आएंगे जिस पर ये टिक लगा हुआ है। क्लियर? अब देखिए भौगोलिक संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड से यह निकलती है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आपको गिरती है, जो मैंने आपको बताया। ये देखिए तंत्र की वही बात देख रहे हैं आप लोग, ये पिक देखिए, और इस पिक में बहुत चीज आपको क्लियर पता चल जाएगी। ये जो डार्क ब्लू देख रहे हैं ना, यही आपको गंगा नदी है, यहां देख रहे हो, या यमुना एक बहुत बड़ी सहायक नदी आपको इससे मिल रही है, और यमुना से ये देखो मिल रहा है बनास, इधर चंबल, पार्वती, काली सिंध, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। चंबल से आपको काली सिंध, पार्वती वगैरह मिलती है, बनास मिलती है, लेकिन यही चंबल आपको यमुना मिलता है, यमुना जाकर इसमें मिल जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब आपको
गंगा के सिस्टम का ही अंग है। और ये सब का संबंध किससे है? तो किसी का संबंध राजस्थान से है, इनका एमपी से है। समझ रहे हैं इस चीज को? जब गंगा आपको यहां पर आती है तो फरक्का के पास इसकी एक धारा निकलती है, ठीक है, जिसको वितरिकाएं कहते हैं, और हुगली उसी को ही हम लोग कहते हैं। हुगली जो नदी है वो गंगा की ही आपको वितरिका है, मतलब कि उसी की धारा अलग से निकाली गई है, हुगली नदी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहां पर अलग से ये धारा निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आप कलकत्ता जाएगा तो आप इस नदी को देख सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करते हैं। सांस्कृतिक महत्व बहुत है। हम लोग का अगर मैं बात करूं तो वैदिक कालों में भी इसकी चर्चा है, और फिर बाद में तो ये सबसे पवित्र में भी अगर आता है। अगर मैं पौराणिक चीज़ों की बात करूं तो गंगा की उत्पत्ति, ये अलग अलग कहानियां हैं, तो हमें वो नहीं जानना है, हमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि हमारा ये कल्चर के रूप में कल्चर के रूप में बहुत है। चाहे आप कहीं भी जाए, बनारस चल जाइए, है ना, आपको गंगा का अलग ही चीज़ दिखेगा। हरिद्वार चल जाइए, है ना, 2-3 शहर जो ऐसा है जो गंगा का अलग चीज़ दिखता है, मतलब कि आपको एकदम अलग टच आएगा, एकदम कल्चर रूप से बहुत। अब तो पटना उटना में भी अच्छा आरती वगैरह होने लगा है, देखेंगे तो धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ पूजा भी जाता है गंगा को, है ना। लेकिन आजकल गंगा में कई सारे आपको पर्यावरणीय चिंता का भी विषय बना हुआ है, जिसके लिए आपको एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, नमामि गंगे। एक समय था कि नदियों के पानी को, जैसे आज भी आप हिमालयन क्षेत्र में जाइएगा तो वहां पर नदियों के पानी को डायरेक्ट पी सकते हैं, लेकिन अब मैदानी क्षेत्रों में चूंकि इतना पॉल्यूशन हो गया है, कई कारण से पॉल्यूशन है। एक तो हमारे कारण जो हम लोग अपनी गंदगी, जो आपको गंदगी जो निकल कर सीधे नदियों में गिरती है, उद्योग के द्वारा जो गंदगी नदियों में निकलती है, इसके कारण से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। जैसे सीवेज निकास हो गया, कृषि से संबंधित हो गया, धार्मिक अनुष्ठान कई जगह देखिएगा कि फूल पौधा, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग धर्म के नाम पर भी नदियों में बहा देते हैं, है ना। तो उन सभी चीज़ों से आपको गंगा कहिए या फिर अन्य जो भी नदियाँ कहिए, उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। अगर मैं बात करूं कि प्रदूषण के मामले में, पॉल्यूशन के मामले में, तो बहुत ही खराब स्थिति। इसलिए आपको भारतीय सरकार ने नमामि गंगे चलाया था, और इसके तहत गंगा को साफ करने का यहाँ किया गया था कि भाई गंगा को कम से कम साफ किया जाए, नदियों को साफ करना, क्योंकि नदी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। ऐसा नहीं है कि नदी केवल धार्मिक महत्व का चीज़ है ना, आर्थिक भी तो है ना, आर्थिक है, आपको पर्यावरण से संबंधित है, वहाँ जैव विविधता है। और गंगा की एक विशेषता है, आपने सुना होगा कि गंगा का पानी सड़ता नहीं, तो लोग कई क्या करते हैं कि आपको पानी लेते आते हैं। उसके पीछे रीजन यह है कि आपको इसमें एक बैक्टीरिया फेज जो है, एक बैक्टीरिया मिलता है। यह क्या करता है, वायरस है सॉरी, यह क्या करता है कि जो बैक्टीरिया खराब होते हैं उनको खा जाता है, मार देता है। तो पानी में जब खराब बैक्टीरिया रहेंगे ही नहीं, उसको ये खा जाता है, मार देता है, तो पानी अपने आप स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पानी कभी खराब नहीं होता है, तो इसके पीछे रीजन यही है, बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा वगैरह में भी यह आपको वायरस मिलता है। आर्थिक महत्व कृषि के लिए तो है ही, कई सारे आपको देखेगा कि सिंचाई व्यवस्था भी इसी से है। आजकल तो हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, व्यापार भी हो रहा है, करंट अफेयर में आप लोग सब पढ़ते होंगे कि भाई यहाँ पर सॉरी बनारस से शिप निकला, कलकत्ता की तरफ जा रहा है ना। हम लोग टूरिस्ट के तौर पर, पर्यटन के तौर पर इसको चला भी रहे हैं, नदी के पानी को, मतलब कि नदियों के द्वारा हम लोग जहाज को भी चला रहे हैं। अब अलग एक महत्व है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है बायोडाइवर्सिटी? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, या फिर जब भी पेड क्लास में बताता हूँ तो वहाँ पर बताता हूँ ऑलवेज कि सभी हम लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जितने भी आपको इस धरती पर जीव हैं, है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। पौधा, हम, शाकाहारी, मांसाहारी, सब एक मेंटेन, एक बैलेंस चलता है, ठीक है। चीज़ें जब बैलेंस चलती है तभी ये पृथ्वी चले। जहाँ पर आपको वो बैलेंस गड़बड़ाया तब समस्या आ जाती है, इम्बैलेंस चीज़ें होती है तो समस्या आ जाती है। अब बैलेंस करने के लिए आपको बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है कि एक ही स्थान पे कई सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे का होना। क्लियर? तो नदी या फिर वैसा क्षेत्र, जैसे आप सुंदरवन चले जाओ, वहां पर भी गंगा का महत्व है, तो वहां पर बहुत सारे आपको क्या होंगे, अलग अलग विभिन्न प्रकार के मिलेंगे। मछली विभिन्न प्रकार के हैं, जल जीवन और अन्य प्रकार के जो भी आपको पेड़ पौधे या जो भी है, आपको उसके लिए नदियों का महत्व काफ़ी है। गंगा में बात करें तो गंगा डॉल्फिन बहुत प्रसिद्ध है। आप पटना वटना में चल जाइएगा तो आपको गंगा डॉल्फिन
दिख सकती है, घड़ियाल आपको पाए जाते हैं, और इसके अलावा अन्य सारे कई सारे आपको यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में आपको 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को अधिसूचित किया है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में सूचित किया है। यह स्तनधारी पशु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी पर ही जीवित रहता है। देखो, अगर डॉल्फिन बहुत मरने लगे, है ना, डॉल्फिन की संख्या अगर कम हो जाए, तो माना जाता है कि नदी का स्तर, उसके पानी का स्तर बहुत ही पुअर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक पहलू, ऐतिहासिक है कि कई सारे सभ्यता गंगा नदी के किनारे में बात करूं तो उसमें से एक बनारस है, जिसको कहा जाता है कि विश्व के प्राचीनतम शहर, कहते हैं ना बनारस को, वाराणसी अब बोलते हैं। ठीक है, तो उसको प्राचीनतम शहर, ऐसे कई सारे जितने भी सभ्यता देखिएगा मैक्सिमम किस कहाँ पर, तो नदियों किनारे हुई। हालांकि आपको जो सिंधु हुआ था, इंडस, वो सिंधु नदी किनारे हुआ था, है ना, लेकिन गंगा नदी किनारे भी अगर हम लोग बात करें तो महाजनपद, जो अगर आप पढ़ते हैं इतिहास में, तो मैक्सिमम आपको जितने भी नॉर्थ के थे सब आपको गंगा नदी से संबंधित थे। तो प्राचीन ऐतिहासिक पहलू को भी देखें तो काफी महत्व रहता है आपको किसी भी सभ्यता के उदय के लिए। कानूनी प्रशासनिक पहलू क्या है, तो 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी, ये सब पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कब आपको जलीय जीव घोषित किया गया, कब आपको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो 2008 में प्रशासनिक पहलू के कारण इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी को प्रतिबंधित और संरक्षित करने के लिए कई कानूनी उपाय और आपको प्राधिकृतियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय गंगा नदी से जुड़े कई सारे क्षेत्र और आपको मिशन चलाए जा रहे हैं। ओवरऑल टारगेट यही है सॉरी, एनी हाउ गंगा को साफ सुथरा करना और कल्याण करना अपना। अब जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री में, वो है उद्गम, यानी सोर्स पॉइंट क्या है। सोर्स पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका पीपीटी, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभय सर पीडब्ल्यू, है ना, अभय सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको यह पीडीएफ इसका मिल जाएगा, या फिर पिंग भी हो जाएगा। अब देखो ये पिक आप लोग देखिएगा। सोर्स पॉइंट, तो सोर्स पॉइंट जनरली हम लोग क्या कहते हैं, गंगा का सोर्स पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जनरली हम लोग कहते हैं गंगोत्री, यही कहते हैं ना, सही भी है, लेकिन गंगोत्री से इसका मेन स्ट्रीम नहीं निकलता है। गंगोत्री से जो नदी निकलती है वो है भागीरथी नदी। गंगोत्री से जो नदी निकलती है भागीरथी नदी निकलती है, और अलकनंदा नदी देख रहे हैं आप लोग कि अलकनंदा नदी आपको आकर देवप्रयाग में मिल जाती है ना। अगर मैं बात करूं तो यहां पर अलकनंदा नदी आती है और इधर से भागीरथी नदी आती है, ये दोनों इस स्थान पर मिल जाती है। कहां पर, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जैसी ही दोनों नदियां मिलती हैं, यहीं से यह गंगा कहलाती है। ठीक है, चूंकि इसका मेन स्ट्रीम ये है, भागीरथी नदी है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि गंगा की जो उत्पत्ति है वो गंगोत्री, और गंगोत्री में भी जो आपको एक जो वहां ग्लेशियर वो है गोमुख। ठीक है, अगर गंगोत्री और गोमुख होगा तो गोमुख मारिएगा, है ना, ऑप्शन में, क्लियर। तो ये आपको देवप्रयाग में गंगा नदी आपको यहां पर कहलाती है, तो सोर्स पॉइंट इसका यही है। अब अगर आप यहां पर क्वेश्चन पूछता है, इसको पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, पंच प्रयाग। आप उत्तराखंड जाइएगा ना, तो अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाइएगा तो यहां पर कई सारे नदियों को देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा छोटा पिक है, मैं इस पे इसी पिक पे बना देता हूं। अगर देखो यहां पर ये दिख रहा है, दिख रहा होगा, अलकनंदा नदी निकलती है, यहीं से आपको धौली गंगा नदी निकलती है। तो धौली गंगा जहां पर मिलती है विष्णु प्रयाग कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद पिंडार नदी आपको निकलती है, वो कहलाता है कर्ण प्रयाग। देखो यहाँ पर ये पिक थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये पिक ज्यादा सही है। धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग, और इधर से मंदाकिनी आता है रुद्र प्रयाग, और इधर से फिर आपको भागीरथी आता है देव प्रयाग। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म की मैं बात करूं, मैं क्लास में बताता हूं इसका शॉर्ट फॉर्म, वन सेकेंड, इसका शॉर्ट फॉर्म मैं यहीं पर बता देता हूं, यहां पर ज्यादा अच्छा है। अगर आपको इसको याद करना है शॉर्ट फॉर्म, तो इसको आप क्या याद कर सकते हैं, वनकर देव। वनकर देव, ठीक है, वनकर देव, ऐसे कर कर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछता है, नॉर्थ से आप सजाइए साउथ की तरफ, या साउथ से नॉर्थ की तरफ सजाइए,
तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा मिलती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नंद प्रयाग में आपको वही मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी नदी है। ठीक है। कर्ण प्रयाग पिंडार नदी। रुद्र प्रयाग में आपको केदारनाथ की तरफ से मंदाकिनी नदी आती है, और फिर आपको यहां पर भागीरथी देव प्रयाग में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म याद कीजिएगा, वनकर देव। विष्णु प्रयाग व से, न से आपको नंद प्रयाग, क से कर्ण प्रयाग, उसके बाद आपको यहां से रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। तो ये पवित्र है, इसको पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है, काफी पवित्र माना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंच प्रयाग। क्लियर, सॉरी, पंच प्रयाग के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको नॉर्थ टू साउथ। क्लियर, चलिए अब आते हैं गंगा का प्रवाह कहां कहां है। तो अगर मैं ये पिक आप लोग को मैंने दिखाया था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सहायक नदियों के साथ आते हैं। तो गंगा चूंकि यहां पर उत्तराखंड से निकलते हुए आपको पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इससे मिलने वाली दो नदियां हैं। ठीक है, ध्यान रखें, दो नदियां नहीं, दो तरफ नदियां हैं। आपको जनरली क्वेश्चन पूछता है कौन इसके राइट हैंड मिला, कौन इसके लेफ्ट हैंड मिला, है ना, बाएं तरफ से कौन, दाएं तरफ से कौन। तो कई सारे बच्चों को इसका आइडिया ही नहीं होता है कि दाएं बाएं कैसे करें, है ना। तो आइए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले कि दाएं बाएं कैसे करें भाई। तो देखिएगा, मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक है। ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी इस तरफ जा रही है ना। गंगा नदी किस तरफ फ्लो कर रही है? ऐसे। तो जिस तरफ फ्लो कर रही है, मान लीजिए कि इसका चेहरा यहां पर बना दीजिए भाई, जिस तरफ फ्लो कर रही है, और जिस तरफ फ्लो कर रही है आप उसी दिशा में से खड़े हो, यानी गंगा नदी ऐसे फ्लो कर रही है तो मैं इसी तरफ देख रहा हूं, है ना। यानी जहां पर नदियों का फ्लो हो, जैसे अगर नदी का फ्लो इस तरफ है सामने की तरफ, तो मैं सामने देख रहा हूं। नदी का फ्लो जिस तरफ हो उसका अपना चेहरा कर लीजिए। जैसे अगर गंगा नदी इस तरफ है तो मैंने चेहरा कर लिया। उसके बाद मैं अपना राइट हैंड उठाऊंगा तो ये मेरा, तो ये इसका राइट हैंड हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। यानी ये बायां तट हो जाएगा और ये दायां तट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसके बाएं तट, जैसे आपको मान लीजिए सिंधु नदी है, तो सिंधु कैसे बहती है? ऐसे बहती है। सिंधु कैसे बहती है? ऐसे बहती है। तो आप ऐसे कर लीजिए, इसके तरफ अपना मुंह कर लीजिए, और आप अपना हाथ उठाइए दायां बायां, तो आपका जो राइट होगा वो, और जो लेफ्ट होगा ये। क्लियर? तो नदियों का लेफ्ट और राइट ऐसे देखते हैं कि उसके दाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चे तो रटे हुए हैं कि भाई यमुना मिलती है, सोन मिलता है ना, सॉरी मिलती है, सोन मिलती है, यमुना मिलती है, आपको घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है। लेकिन जब बाएं दाएं पूछ देगा तो अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आते हुए भी प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन बाएं दाएं समझ ही नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर किसी नदी का फ्लो हो वहां अपना चेहरे को कीजिए। अब गंगा का फ्लो इधर है तो मेरा बाएं तरफ हाथ किधर है? इधर है, तो ये बाएं तरफ हो गया। दाहिना हाथ इधर है तो ये दायां। यानी आपको यमुना जो है इनके दाएं हाथ से मिलती है, घाघरा इनके बाएं से मिलती है। क्लियर? चलिए, तो यहीं पर दिया हुआ है कि गंगा के दाएं हाथ से मिलकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो यमुना है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है, आपको सोन है। इसी को टोंस को तमसा भी कहते हैं। टोंस दो नदियां हैं, एक मेन टोंस जो कि हिमालयन टोंस के नाम से जानी जाती है, और एक जो है आपको प्रायद्वीपीय टोंस जिसको हम लोग तमसा नदी भी कहते हैं, उसको टोंस नदी भी कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखिए, जैसे अगर मैं एक मैप यहां पर दिखाऊं, वहां पर आपको था, एक सेकेंड, ये देखो, ये है ना यमुना, यहां पर टोन्स है, तो ये यमुना के साइड जो यही मेन टोन्स यही है, और यहां से आपको एक और टोन्स निकलती है, वो तमसा नदी भी कहते हैं उसको, है ना। तो दो टोन्स, इसलिए बुक में जब भी पढ़िएगा तो गड़बड़ाइएगा मत कि अरे यार टोन्स दो दो है। तो एक को हिमालयन टोन्स कहते हैं, एक को आपको प्रायद्वीपीय टोन्स कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, देखो यहीं पर लिखा होगा ना तमसा, तो यही को, इसी को हम लोग टोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ये सब का क्या है, अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये लोग ऐसे मिल रही हैं, लेकिन जो मेन नदी मिल रही है वो है यमुना, बाकी इसकी सहायक नदी है, बाकी आपको टोंस और सोन भी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गंगा से बाएं तरफ से, यानी ऊपर से आकर बहने वाली नदियां, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियां यहां पर आपको गंगा से मिलती हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा।
ये देखिएगा, ये आप लोग जब PDF दूंगा ना तो इसको लिखकर आप लोग देख लीजिएगा, और ये बहुत ही अच्छा मैप है, तो इसको आप लोग इस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर गोमती नदी है, यहाँ पर आपको घाघरा है ना, ये सब काली नदी, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, काफी अच्छा मैप है। अब यहां से प्रश्न लगातार पूछता है, वो क्या पूछता है भाई, तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कहां पर मिलती है जनरली नदियां, यानी इसकी ये प्रमुख सहायक नदी है। चाहे मैं बात करूं गंगा, तो गंगा आपको कहां पर, तो गंगा तो खुद ही गंगा है, तो ये कहीं पर मिल नहीं रही है। यमुना कहां पर मिलती है, तो आपको प्रयागराज में मिलती है यमुना। यमुना कहां इनसे मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। चंबल इटावा के पास मिलती है, यमुना से मिलती है। फिर यमुना आपको गंगा से मिलती है। अगर मैं बात करूं ऐसे मैप, तो ये गंगा है, इधर से यमुना है और इधर से चंबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है। घाघरा नदी छपरा की सीमा पर मिलती है ना, ध्यान रखिएगा, वहां से सिवान छपरा है, तो आपको देखिएगा एकदम छपरा के जो बॉर्डर पे है वहीं पर यह मिलती है। गंडक सोनपुर के पास, कोसी नदी भागलपुर के पास, कुर्सेला जो है जगह, बेतवा हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है, फिर यमुना गंगा से मिलती है। सोन नदी पटना, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा के में 2 पॉइंट है। एक तो पॉइंट होता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक, तो क्या मारिएगा, यमुना। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया, अगर क्वेश्चन चेंज कर अगर पूछा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक, बट एक क्वेश्चन यहां पर लिख देगा कि दक्षिण पठार से आकर, दक्षिण पठार से मिलने वाले, तो यहां पर कौन सा होगा, तो सोन नदी होगा। सोन दक्षिण से आकर मिलती है, यमुना दक्षिण से नहीं मिलती है, यह भी उत्तराखंड से ही निकलती है। ये दोनों में आंसर में ध्यान रखिएगा, ऑलवेज क्वेश्चन ये दोनों पूछता है। ओवरऑल सबसे बड़ी सहायक नदी या दाहिने तट पे मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, दाहिने तट पे मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, लेकिन दक्षिण पठार से निकलकर सबसे बड़ी सहायक नदी है आपको सोन। यही तमसा, इसी को आपको टोंस भी कहते हैं, यह आपको यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है इलाहाबाद के समय के पास। यह केन, बांदा, यमुना, राप्ती आपको घाघरा मिल जाती है, घाघरा आगे जाकर गंगा में, और ये शारदा नदी भी घाघरा ही को कहते हैं। पीलीभीत नदी यहाँ पर गोमती मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये गंगा नदी तंत्र है, और इसमें कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां इसे मिल रही है। दाहिने तट से जो बहुत प्रमुख है वो आपको चंबल, यमुना, बेतवा, टोंस, सोन, ये जो है ना, ये सभी क्या है, देखिएगा यहाँ पर, सॉरी, सभी देखो यहाँ पर इस क्षेत्र से मिल रही है, यानी दाहिने, याद है, अब आपको याद आया हुआ, ये गंगा है, इधर फ्लो कर रही है, तो इसका दाहिना तट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, क्लियर। इसमें जो है गंगा नदी से एकमात्र हिमालयन नदी जो है यमुना है, जो इसके दाएं तट पे मिलती है। देखिएगा कि गंगा से एकमात्र जो है यमुना ही है जो इसके दाएं तट पे मिलती है, जो कि हिमालय से निकलती है। बाकी सभी देखिएगा कि दक्षिण से निकली है, कोई MP से निकल रही है, कोई राजस्थान से, कोई आपको प्रायद्वीपीय पठारों से निकलकर आपको मिल रही है। ओनली यमुना सिंगल रिवर है जो कि हिमालय से निकलकर इसके राइट हैंड में मिलती है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। ये मैप देख लीजिएगा, मैप बहुत ही शानदार मैप है, ठीक है। अब बाएं तट से, तो बाएं तट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी जो है आपको बाएं तट से मिल रही है, यानी ऊपर में, अगर मैं बात करूं तो बाएं ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको इनकी सहायक नदियां हैं। समुद्र में गंगा का मिलन, आइए देख लेते हैं। अब यहां तक देखिएगा, ये गंगा रिवर है ना, देखो यहां पर, इसके बाद जब एंट्री हो जाती है मतलब वेस्ट बंगाल के, वो है पश्चिम बंगाल। यहां पर ब्रह्मपुत्रा जो है आती है, और यहां पर ब्रह्मपुत्रा तीस्ता से मिल जाती है, क्लियर। यहां पर अगर हम लोग डायरेक्ट अगर बात करते हैं ओवरऑल, तो हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्रा का गंगा से मिलन, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है कि यहां पर नाम चेंज रहता है, क्लियर, यहां पर नाम चेंज रहता है। यहां से एक नदी आती है तीस्ता, इसके बाद इसका नाम चेंज हो जाता है जमुना, ठीक है, फिर जमुना से आकर यहां पर गंगा, क्लियर। तो ये आपको आगे बढ़ती पद्मा के रूप में, यहां पर मेघना, देखिए यहां पर देखो मेघना दिख रही है, एक मेघना नदी आती है और यह इससे मिल जाती है, और इसी के बाद यह माउथ ऑफ गंगा में चली जाती है। यानी आपको जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम गंगा नहीं रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग,
क्लियर, ध्यान रखिएगा। हालांकि गंगा नदी है लेकिन नाम चेंज है इसका। तो यहीं पर आकर देख रहे हैं, यहां से आकर, यहां से आपको ब्रह्मपुत्रा का जो स्ट्रीम है वो आकर मिलती है, फिर माउथ ऑफ गंगा में यहां पर मेघना इसे मिलती है, तो इसी के नाम से गिर जाती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। डेल्टा बनाती है, डेल्टा भाई कहते किसको हैं, तो ध्यान रखिएगा डेल्टा आपको जनरली समुद्री तट अत्यधिक, आपको यहां पर जब नदियां, कोई भी नदी फ्लो करती है और लास्ट में जब समुद्र मिलती है तो अपने साथ बहुत सारे गाद, है ना, जिसको सेडिमेंट्स कहते हैं, उसको बहाकर ले जाती है, और जब यही बहाकर ले जाती है तो इस प्रकार से आपको देख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये वही है। एक होता है कि आपको एस्चुरी बनाती है, उसमें आपको बहुत गाद नहीं लाती, वो डायरेक्ट नदी मिल जाती है, थोड़ा सा वहां पर वेटलैंड एरिया हो जाता है। लेकिन डेल्टा में क्या होता है कि बहुत सारे गाद जमा कर देते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कितना ये है, सेडिमेंट्स हैं, गाद है ये सब। तो इसी को हम लोग डेल्टा के रूप में जानते हैं, जो कि गंगा के वितरिका, है ना, इसकी सहायक नदियां और द्वीपों के जाल में आपको यह होता है, ये आपको समुद्र और इससे मिलन स्तर पे रहता है। क्लियर, तो यही आपको बहुत बड़ा आपको यहाँ पर डेल्टा, यहीं पर सुंदर वन भी है जिसको आप लोग जानते भी होंगे। क्लियर, तो यही गंगा नदी का दोस्तों आपको ओवरऑल ये था। तो होप आप लोग को काफ़ी जानकारी हो गई होगी गंगा नदी के बारे में। जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको मैं इंडस रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों अभय सर PW टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।